मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन मेडिसिन के बारे में जो हम यूज करते हैं एसिड रिफ्लक्स के लिए। आप देखिए कि जो एसिड है जो खाने की थैली में बनता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो खाने की थैली में रहेगा तो गैस्ट्राइटिस करेगा, खाने की थैली से आगे जाएगा तो ड्यूरनल अल्सर डेवलप करेगा, और अगर खाने की नली में आएगा तो एसिड रिफ्लक्स करेगा और जीईआरडी करेगा। जीईआरडी इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए, नंबर 1 कि एसिड रिफ्लक्स क्या है, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके वास्तव में एम्स क्या है, ओटीसी मेडिसिन ऐसी कौन सी अवेलेबल है मार्केट में जो आप किसी भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं और आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एंड वो कौन सी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि एसिड रिफ्लक्स क्या है। अगर हम अमेरिकन कॉलेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की रिकमेंडेशंस या डेफिनेशंस को देखें तो जो एसिड रिफ्लक्स है या जीईआरडी है वो तभी होता है जब खाने की जो थैली है इसके अंदर जो एसिड है वो खाने की नली में आने लगता है। इसका मतलब यह है कि खाने की नली और खाने की थैली के बीच का वाल्व अगर रास्ता देता है तो खाने की थैली से एसिड खाने की नली में आता है। अगर खाने की नली में आएगा तो नीचे की तरफ एक जलन का सेंसेशन आएगा, यहां से यहां तक आपको जलन का सेंसेशन आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि जो जलन का सेंसेशन है वो यहां से उठ के गले तक आ जाता है। इनफैक्ट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि एसिडिक जो टेस्ट है वो माउथ में भी आने लगता है एसिड रिफ्लक्स में। अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम है एक हफ्ते में आपको 2 बार आती है, यानी हर हफ्ते 2 बार आप इस तरह के एपिसोड्स को एनकाउंटर करते हैं, तो साइंटिफिकली ये लेबल किया जाता है कि आपको जीईआरडी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है जो मेडिकली एड्रेस होने की जरूरत है। नाउ जब ट्रीटमेंट इसका किया जाता है तो उसके डेफिनेटली गोल्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जो इलाज के गोल हैं, नंबर 1, यहां जो भी आपको दर्द है या उससे एसोसिएटेड सिम्टम है उसको खत्म हो जाना चाहिए। ना आपको जलन होनी चाहिए, ना आपको दर्द होना चाहिए, ना आपको यहां कोई प्रॉब्लम महसूस होना चाहिए। नंबर 2, अगर मैं एंडोस्कोपी करूं तो अंदर जो भी एसिड के चलते डैमेज हुआ था, चाहे वो छाले पड़े हो, अल्सर पड़े हो, वो सब हील होने चाहिए। नंबर 3, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये जो सिम्टम्स हैं ये दोबारा नहीं आने चाहिए या बार बार रिकर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है जो भी आप इलाज करते हैं ये 3 कामों के लिए करते हैं। सिम्टम्स खत्म होने चाहिए, अंदर की चीज को बिल्कुल हील हो जाना चाहिए, और ये जो सिम्टम्स हैं इन्हें बार बार नहीं आना चाहिए। नाउ अगर हम एम्स को ध्यान से देखें, नंबर 1 जो ना हमें अचीव करना है वो है वास्तव में लाइफस्टाइल मेडिकेशन से। जो लाइफस्टाइल मेडिकेशन के 5 पॉइंट हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको अपने डाइट को चेंज करने की जरूरत है। डीप जो फ्राइड आइटम्स हैं उनको खाने से अलग करने की जरूरत है। आपको स्पाइसेस चिलीज को अलग करने की जरूरत है। आपके खाने से चाय कॉफी को अलग करने की जरूरत है। और रात में जो खाना आप खाते हैं वो सोने से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे पहले खाने की जरूरत है। अगर लाइफस्टाइल में आप इतना डाइटरी चेंज कर देंगे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 2, जब आप सोते हैं तो वास्तव में आपको अपना जो हेड एंड है, जिस तरफ आपका सिर होता है, उसको एलिवेट करने की जरूरत है, सो दैट ग्रेविटी के चलते जो ऊपर की तरफ आता है एसिड वो ना आने पाए। नंबर 3, आप जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल एंड जो टोबैको आप यूज करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, पान मसाला हो, बीड़ी हो, उसको पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। एंड इनफैक्ट जो अल्कोहल है पूरी तरह से बंद नहीं हो तो उसके जो अमाउंट है उसको रिड्यूस होने की जरूरत है जो WHO के रिकमेंडेशंस के नीचे आ जाए। नंबर 4, आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप वेट ज्यादा है, आपका BMI ज्यादा है, आपकी तोंद बहुत निकली हुई है, तो आपको सब कोशिश करके अपना वजन कम करने की जरूरत है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 5, आपको जो क्लोथ्स हैं उनको लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने की आदत डालनी चाहिए। ये टाइट बेल्ट जो बांध के आप पेट के ऊपर बांधते हैं ये प्रेशर जनरेट करता है और एसिड रिफ्लक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। नाउ ओटीसी मेडिसिन जो हम यूज कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनको ध्यान से देखिए। अगर आप ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फार्मेसी को कांटेक्ट करें। एंड फार्मेसी को कांटेक्ट करें तो जो सबसे पहले आपको जो मेडिसिन मिलेगी फार्मेसी पे कि सीने में जलन है वो है एंटासिड्स। जो एंटासिड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड। जो एंटासिड्स होते हैं उनका काम है कि जो भी यहां पे एक्स्ट्रा एसिड बना हुआ है इसे न्यूट्रलाइज कर दें। अगर आप एंटासिड यूज करते हैं तो आपको तुरंत ही रिलीफ महसूस होगी, और जो रिलीफ है वो लेकिन रहेगी कुछ ही घंटे,
उसके बाद फिर सिम्टम्स आने की संभावना है, क्योंकि ये जो एंटासिड्स हैं ये अंडरलाइंग जो भी रिफ्लक्स है या अंडरलाइंग जो भी काज है उसको एड्रेस नहीं करते। जो एसिड है वो तो लगातार बन रहा है, लेकिन एंटासिड उसे चूंकि न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए सिम्टम्स में आपको रिलीफ आती है, तो आप एंटासिड यूज कर सकते हैं फार्मेसी से खरीद कर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म यूज है कि जैसे आपको रोज रोज एसिड हो रहा है तो रोज आप एंटासिड्स खाएं, ऐसा साइंटिफिक रिकमेंडेशंस नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए एंटासिड्स नहीं यूज किए जाने चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप यूज करते हैं तो दे आर वेरी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को देखिए। जो एंटासिड्स है वो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, ये नौशिया कर सकते हैं या वॉमिटिंग कर सकते हैं, ये कभी इतना भी कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं कि फीकल इंफेक्शन हो जाए या लेट्रिन बिल्कुल गोले जैसी हो जाए। ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी करने की ताकत रखते हैं। इन कभी कभी अगर एंटासिड्स रेगुलरली लेते हैं तो थोड़ा सा एनीमिया होने का डर रहता है। एक एंटासिड बहुत कॉमनली यूज होता है जिसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये एंटासिड आपने यूज किया विच कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इससे कुछ और साइड इफेक्ट आ सकते हैं। एब्डोमिनल पेन आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसा मैंने कहा वो आ सकता है, नौशिया वॉमिटिंग आ सकता है। इसके अलावा इसमें परसिस्टेंट हेडेक होने की संभावना है, इन्फ्लेचुलेंस ज्यादा होने की संभावना है। अगर ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड जो एंटासिड्स है उसको बंद करने की जरूरत है। नंबर 2 पर जो मेडिसिन के फॉर्म में अवेलेबल होंगी दे आर H2 ब्लॉकर। इन्हें हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं। दे आर बेसिकली हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं। दे वर फर्स्ट डेवलप इन अर्ली 80s। जो अर्ली 80s में H2 ब्लॉकर डेवलप हुए या हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर डेवलप हुए, ये वास्तव में जो एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको नीचे की तरफ लाते हैं। इन कई घंटे तक नीचे की तरफ करके रखते हैं। इसका मतलब है कि ये एसिड सप्रेस करते हैं, इन सप्रेस काफी देर तक करते हैं। जहां तक हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का सवाल है, ये वास्तव में स्टमक में ही काम करते हैं या खाने की थैली में काम करते हैं। जो जितने भी इस तरह के रिसेप्टर्स हैं उनको ये जो मेडिसिन हैं इनको ब्लॉक कर देती हैं। इन एसिड का जो प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है। इन ये वास्तव में काफी देर तक मिनिमाइज रहता है। साइंटिफिकली ये जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं ये सेफ हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, आप इन्हें लंबे समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जो H2 ब्लॉकर OTC मेडिसिन के रूप में मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको ध्यान से देखिए। ये फेमोटिडीन के नाम से अवेलेबल होती है, नंबर 1। ये निजाटिडीन के नाम से अवेलेबल होती है, नंबर 2। ये साइमेटिडीन के नाम से अवेलेबल होती थी बट अब बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, लगभग ये फेड आउट हो गई है। नंबर 4 जो बहुत कॉमनली यूज होती है एंड थी इज रेनिटिडीन। जो रेनिटिडीन है वो इतनी ज्यादा यूज हुई वर्ल्ड ओवर कि वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टडीज अब पब्लिश होकर आ रही हैं सामने रेनिटिडीन की, वो ये कहती हैं कि ये शायद पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है। इनफैक्ट 2020 अप्रैल में जो FDA है इन US, दे हैव रिकमेंडेड कि रेनिटिडीन को मार्केट से अलग कर दी जानी चाहिए, इसको बैन लगा दिया जाना चाहिए। तो लाइकवाइज बहुत सारे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग USA जहां के रेनिटिडीन बैन हो गई है। जहां तक इंडिया का सवाल है अभी भी रेनिटिडीन अवेलेबल है, इन यूज होती है, बट हमें समझने की जरूरत है कि पोटेंशियल कार्सिनोजन मानी जाती है। नाउ जो H2 ब्लॉकर्स हैं उनके कुछ शॉर्ट पोटेंशियल साइड इफेक्ट हैं, जैसे नौशिया ये कर सकते हैं, वॉमिटिंग कर सकते हैं, ये हेडेक लेके आ सकते हैं, कभी कभी थोड़ी सी ब्लोटिंग कर सकते हैं, कभी कभार ये लूज मोशन या पेट में दर्द जैसी कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। तो जो H2 ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं ये OTC में आती हैं और ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो फेमोटिडीन की गोली के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो आपको डॉक्टर की मदद से लेने की जरूरत है। इस कैटेगरी में आते हैं प्रोकाइनेटिक्स। जो प्रोकाइनेटिक ग्रुप की मेडिसिन है, इनका काम है खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाएं। तो आपने जो खाना खाया वो स्पीड से खाने की थैली से इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो खाने की थैली में कम देर तक स्टे करेगा, तो खाने की नली की तरफ नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए कि ये खाने की थैली की स्पीड को बढ़ा देती हैं और जो खाने की नली और थैली के बीच के जंक्शन है, इस जंक्शन को टाइट करती हैं सो दैट खाने की थैली से एसिड खाने की नली में ना आने पाए।
ये जो इस ग्रुप की मेडिसिन हैं जिसे प्रोकाइनेटिक्स कहा जाता है, ये 5 नामों से अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नंबर 1 इस मेटाक्लोप्रोमाइड या पेरिनाम रेगलान इस नाम से आती है। नंबर 2 इज द डॉमपेरिडॉन, बहुत सारे नाम से आती है इंक्लूडिंग डॉमस्टल। लिवोसल्पिराइड वास्तव में बहुत सारे नामों से आती है। एक ईटोप्राइड करके दवा आती है, यह भी प्रोकाइनेटिक की श्रेणी में है, ये गेनाटॉन जैसे नाम से आती है। एंड द फिफ्थ द लेटेस्ट एंट्रेंट इज द एकोशियामाइड। इनका सबका काम है खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाएं और जी जंक्शन को थोड़ा सा टाइट करें। जब भी आप प्रोकाइनेटिक यूज करेंगे, चाहे अकेले यूज करें चाहे एसिड सप्रेसिंग मेडिसिन के साथ यूज करें, इनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट वास्तव में इज द डायरिया। ये स्पीड बढ़ाएंगे तो लूज मोशन की ताकत रखते हैं, ये कभी नौशिया कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा फटीग, डिप्रेशन एंड हल्का सा एंजाइटी का एपिसोड लेके चलते हैं ये सब मेडिसिन। द नेक्स्ट वन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन्हें पीपीआई के नाम से जाना जाता है। जो पीपीआई हैं वास्तव में 6 हैं जो अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहले मार्केट में आया वाज द ओमेप्राजोल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड वे बैक इन 1987। इसके बाद आया लेंसोप्राजोल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड समवेयर अराउंड 1992-93। रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस-ओमेप्राजोल एंड द लेटेस्ट वन इज द डेक्सलेंसोप्राजोल। ये 6 इस तरह के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन हैं जो वास्तव में यूज की जाती हैं एंड ऐसा माना जाता है दैट दीज आर द पोटेंशियली मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस। जहां तक पीपीआई की बात है, इनका जो एसिड का जो सप्रेशन है इज वेरी पावरफुल। आप अगर पीपीआई यूज करते हैं तो एसिड इतना नीचे चला जाता है कि ये जो सिम्टम्स आते हैं आपको एसिड रिफ्लक्स के, ये लगभग खत्म हो जाते हैं। नो जितने भी पीपीआई में हैं उनकी जो डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस कि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है एसिड सेपरेशन का वो अलग अलग है। इन द सेंस कि जैसे ओमेप्राजोल 14 से 15 घंटे एसिड को दबा के रखती है, पेंटोप्राजोल 17 से 18 घंटे दबा के रखती है, जो एस ओमेप्राजोल है वो करीब करीब 22 से 23 घंटे आपके एसिड को सप्रेस करके रखती है आउट ऑफ 24 आवर्स। तो अलग अलग ड्यूरेशन है इनके सेपरेशन के, उसी से ही इनकी जो एफिकेसी है वो मॉनिटर की जाती है। बट एज फार एज द पीपीआईज आर कंसर्न, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए जनरली सेफ माने जाते हैं। अभी जरूर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि शायद इनकी कुछ रीनल साइड इफेक्ट हैं जो शायद अभी और इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं, बट इट हैज टू बी लुक्ड विद कॉशन। तो जहां तक एसिड सेपरेशन का सवाल है या एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने का सवाल है, आपके पास में हथियार यही हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल को ठीक करिए। आपके पास में ओटीसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, उनमें आप एंटासिड यूज कर सकते हैं फार्मेसी से लेके। आप H2 ब्लॉकर जैसे फेमोटिडीन, निजाटिडीन या उस तरह की मेडिसिन है उनको यूज कर सकते हैं, या आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। इन डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो या तो कोई ना कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगा, चाहे ओमेप्राजोल हो, लेंसोप्राजोल हो, रेबेप्राजोल हो, पेंटोप्राजोल, मतलब दीज आर द ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिनमें से कुछ प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसके साथ आपको कुछ प्रोकाइनेटिक जो मेडिसिन हैं जो स्पीड बढ़ाती हैं वो भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो जहां तक एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, उसको ट्रीट करना इज वेरी इजी, इज वेरी क्विक एंड इज वेरी इफेक्टिव। इन उसे वास्तव में ट्रीट करना चाहिए सो दैट खाने की नली डैमेज ना होने पाए, इन कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना होने पाए। अगर आप समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स मेडिकेशंस को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।